तो बच्चों, हमारे जो नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके 60 दिन आपके पास बचे हैं और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम है। यदि हमें MBBS की कंफर्म सीट चाहिए तो लगभग 640 के अबव मार्क्स जनरल कैटेगरी में आपके पास होने चाहिए। वैसे ये डेटा अलग अलग स्टेट पर वेरी कर सकता है, लेकिन यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपके पास 630 640 से अबव मार्क्स तो होने ही चाहिए, ताकि आपको एक कंफर्मेशन रहे कि आपकी सीट MBBS में पक्की हो गई है। तो इसके लिए बच्चों को क्या है, बेसिकली ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो फिजिक्स में दिक्कत आती है। और फिजिक्स में यदि हमें MBBS की कंफर्म सीट चाहिए तो फिजिक्स में 160 से ज़्यादा मार्क्स हमें चाहिए ही चाहिए, यानी आपके कम से कम 40 क्वेश्चन राइट होने चाहिए या इससे ऊपर राइट होने चाहिए। तो आज हम इसी स्ट्रेटजी को रिवील करेंगे कि कैसे कोई एक बच्चा फिजिक्स का पेपर में 160 प्लस मार्क्स ला सकता है। हमारा यही आज का टॉपिक है, हाउ टू गेट 160 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स इन नीट 2024। तो सबसे पहले हम यदि एग्जाम में देखें तो सबसे पहले हम पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर किस वैरायटी का आता है, किस टाइप का पेपर आता है। तो यदि हम देखें तो जो आपका पेपर आता है फिजिक्स का बच्चों, उस पेपर में लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 35 क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो सेक्शन ए के होते हैं और 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन बी के होते हैं। अब सेक्शन ए के तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहते हैं, लेकिन सेक्शन बी में 15 में से आपके पास चॉइस रहती, कोई 5 आप छोड़ सकते हो, यानी आपको केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम ड्यूरेशन यदि हम देखें तो पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चों वो 3 घंटे 20 मिनट का होता है। यदि तीनों सब्जेक्ट्स में बराबर हम टाइम बांट दें तो फिजिक्स के लिए लगभग आप कह सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं, 70 मिनट का टाइम मान सकते हैं। और यदि 70 मिनट के टाइम को मैं 50 क्वेश्चन से डिवाइड करता हूं तो ये लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम आपके पास लगभग आ जाता है। यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम आपके पास होगा और ये सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कई बच्चों के तो 720 आउट ऑफ 720 आते हैं। इसका मतलब उन्होंने फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है और इसका मतलब उन्होंने इस टाइम को सफिशिएंट यूज किया है, एप्रोप्रिएटली यूज किया है। तो ये टाइम कम नहीं होता बच्चों, काफ़ी अच्छा टाइम होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि किसी बच्चे ने थोड़ा भी सिंसियरिटी से मेहनत करी है और राइट डायरेक्शन में मेहनत करी है, राइट गाइडेंस लेकर मेहनत करी है, तो वो इस स्कोर को इजीली अवेल कर सकता है। अब पेपर में यदि हम देखें तो पेपर में 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट वैरायटी है डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे आपसे पूछ लेगा कि वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, या आपसे पूछा जा सकता है ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, या आपसे पूछ लेगा किसी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं 1 लाइन क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हम इसका आंसर दे सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि इसमें 1 मिनट 20 सेकेंड आपके नहीं लगेंगे, यानी यहाँ थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लगभग 5-6 ही आते हैं। हमने एक डाटा मान लिया, मान लीजिए 5 क्वेश्चन इस वैरायटी के आते हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग 10 के करीब पूछे जाते हैं और ये थोड़े से टिपिकल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन कहेगा कि यदि AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो XC पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो आपको AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी का इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। या आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ क्या रिलेशन रखती है। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो इस टाइप के लगभग 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तीसरी वैरायटी होती है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस।
डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 6-7 मान लीजिए, 7 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 6 से 7 या 8 क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जैसे आपसे पूछ लिया कि ये कोई डाइपोल दे रखा है, मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस डाइपोल से आर दूरी पर पोटेंशियल की वैल्यू बताइए या आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाया आपने डायरेक्टली और आंसर कैलकुलेट कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन 5, 6 या 7 मान लीजिए, मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए 10 और 7 17 और 5 लगभग 22 क्वेश्चन हो गए। बाकी 4th नंबर की जो कैटेगरी आती है वो आती है कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट्स प्लस कैलकुलेशन टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये यदि हम हमारे ये नंबर्स को ऐड करें तो ये लगभग 28 क्वेश्चंस आते हैं। अब इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन या ज़्यादातर क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको मिलेंगे। तो एक अच्छी बात भी है कि इसमें सेक्शन बी में आपके पास चॉइस हो जाती है, लेकिन कई सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक लड़का जो है किसी ब्रिज पे खड़ा है और वो किसी गेंद को 4 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंक देता है, और वो गेंद 4 सेकंड बाद नीचे पानी में गिरती है, 4 सेकंड बाद पानी में टच करती है, पानी में गिरती है, तो पुल की हाइट बताइए। तो ये एक तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और कैलकुलेशन भी हो रही है। ये एक्चुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लगभग 28 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, और इस तरह टोटल 50 क्वेश्चंस का आपके पास सेट बनता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस वैरायटी के आते हैं। तो ये हमने इस प्रकार आपको पेपर एनालिसिस करके बताया है कि पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन लगभग आपको एक क्वेश्चन का देना पड़ेगा, और लगभग इस 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन आप ये मान लीजिए जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हार्ड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप क्या करें, ऑप्शन स्ट्रेटजी अपनाएं, ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन देखकर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें कि ये ऑप्शन तो एक क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। तो आप देखेंगे कई क्वेश्चंस हमसे ऑप्शन से भी बन जाएंगे, और अप्रोक्सीमेशन को काम में लें। कैलकुलेशन के टाइम जो ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है उसमें अप्रोक्सीमेशन को काम में लेने से आपका काम हो जाएगा, या आप इजीली क्वेश्चन का आंसर अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होएगा, आपको घबराहट बढ़ेगी एग्जाम में, और आपको लगेगा कि आपका काफ़ी सारा टाइम लॉस्ट हो गया है। तो इन तरीकों को आप ध्यान दें, और ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही है तो उसे लास्ट में करने की कोशिश करें। ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है या हाईली प्रिसाइज कैलकुलेशन है या 4 ऑप्शन बहुत पास पास दे रखे हैं तो उसको लास्ट में टेकल करें। तो ये क्वेश्चंस की वैरायटी हो गई, आपके पास ये पेपर आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि पेपर तो सर ये आता है, लेकिन अब करना क्या है, कैसे हम स्कोर करेंगे 160 प्लस मार्क्स। यानी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू, करें क्या, करना क्या है हमें। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप एनटीए की साइट पर जाएं और एनटीए द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को ध्यान से देखें। सिलेबस को ध्यान से देखें, उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है उसको बिल्कुल ना पढ़ें, जो सिलेबस की चीजें हैं केवल उसी को इस समय पढ़ें। और आपने यदि लॉन्ग ईयर में अदर चीजें भी आपने पढ़ ली हैं तो उसको ज़्यादा वेटेज ना दें, केवल सिलेबस पे ही ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस साल हमारा सिलेबस भी कम हो गया है। तो सिलेबस को ही फोकस करें। मान लीजिए कोई चैप्टर आपका छूट गया है तो उसको अभी रिवीजन कर लें, उसको बार बार पढ़ें। किसी भी 11th क्लास की बुक से मैं ऐसा मानता हूं बच्चों की पूरी थ्रू आउट द ईयर ऑफ जर्नी आपके प्रिपरेशन में आपने 4-5 बार तो हर चैप्टर का रिवीजन कर लिया होगा किसी भी बुक से, जो आपकी स्टेट बोर्ड की बुक है या जो भी आप बुक रेफर करते हैं या आपकी कोचिंग का दिया हुआ मटेरियल है जिसमें सारी थ्योरी गिवन है, उसको आपने 3-4 बार तो रीड कर ही लिया होगा। देखिए बार बार रिवीजन से ही ये एग्जाम क्रैक हो पाएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही हमें चीजें याद रह पाती हैं। तो एनटीए का सिलेबस देखें। दूसरा, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस।
सिलेबस का कंप्लीट कवरेज होना चाहिए। हम जानते हैं हाई स्कोरिंग एग्जाम है तो हम कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते। हम सारे सिलेबस के हर पोर्शन को प्योरली कंप्लीट करेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, 2-3 बार कम से कम हमारा उसका रिवीजन किसी न किसी बुक से उसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट के हो चुके होने चाहिए। जब हम थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो तीसरी चीज आती है फॉर्मूला बैंक। या तो आपने फॉर्मूला बैंक या बुकलेट बनाई होगी, आपकी कॉपी में हाइलाइटर से हाईलाइट किए होंगे, या जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले आप पेज पलट कर देख पाए, उसके लिए आपने फॉर्मूलों को हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा हो, या चैप्टर के एंड में उसके फॉर्मूलों की समरी बना रखी हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी बना रखी हो। तो ये 3 काम तो बिल्कुल प्योरली आपको करने ही करने हैं। फिर चौथा काम क्या आता है, 4th क्वेश्चन आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये 3 काम हमने कर लिए, तो अब हमें चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप PYQ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे इस समय। और PYQ क्वेश्चंस लगाते समय आप ध्यान दें कि केवल PYQ को केवल एक क्वेश्चन के रूप में नहीं देखना है, उसके सराउंडिंग क्या क्या और पूछा जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट से और क्या क्या बन सकता है। मान लीजिए आपको कोई PYQ नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देके टीचर की हेल्प लेकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन के आसपास और क्या NTA पूछ सकता है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें भी आपको साथ में सोचनी होंगी। यानी PYQ को केवल PYQ की तरह नहीं लेना है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी बार बार देखना है, और क्या क्या क्वेश्चन और वहां से बन सकते हैं वो आपको देखना है। क्योंकि बच्चों जो PYQ के क्वेश्चन होते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट के आसपास नए क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो इसको आप गौर से देखें। अब 5वां पॉइंट क्या करना है, इसके साथ इसको बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 5th पॉइंट है आपके पास कि जो आपकी NCERT की बुक है उसके पीछे के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। साथ में इस NCERT की बुक में ग्राफ्स दे रखे होंगे और टेबल्स दे रखी होंगी थ्योरी में, उनको भी आपको ध्यान देना है। जैसे ये ग्राफ जो है एग्जैक्टली एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, जैसे थोड़े समय पहले PYQ में पूछा गया था कॉपर के लिए रजिस्टिविटी का कर्व बनाइए टेम्परेचर के साथ। अब कॉपर एक मेटल है और मेटल की रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लेकिन क्या है कि रजिस्टिविटी जो है एक्चुअल में थोड़ा सा कर्व्ड ग्राफ था। ये एक्चुअल में जो ग्राफ था वो थोड़ा कर्व था, वास्तव में हम स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं वो आइडियल होता है, लेकिन NCERT ने प्रैक्टिकल कर्व दे रखा था। ये आपसे पूछा जाए कि इलास्टोमर के लिए कर्व लिखें, किसी इलास्टोमर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व लिखें, तो ये कुछ इस टाइप का आता है। तो ये सारे कर्व NCERT ने आपको गिवन कर रखे हैं, उनको ध्यान से देखें। या आपसे कह दिया जाएगा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम रखती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 7, जबकि वो डाई एटॉमिक गैस है, गैस मॉलिक्यूल है। तो इस तरह की बातें जो NCERT में दे रखी हैं, एक्सेप्शनली दे रखी हैं, या जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी आपको साथ के साथ लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप और भी जगह से कर सकते हैं, पर इस समय मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो आप अदर बुक से भी कर सकते हैं, आपके कोचिंग के स्टडी मटेरियल से भी कर सकते हैं, लेकिन 60 डेज में अब आपके पास ना टाइम नहीं रहेगा, यदि टाइम है तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना। कैलकुलेशन क्या होता है, बच्चों को लगता है कि यार कैलकुलेशन मेरी थोड़ी वीक है, तो जिसने भी साल भर मेहनत करी उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ चुका होगा। और मेरे को यदि टिप्स देने हो कि कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, तो 1 से 20 तक की टेबल्स यानी पहाड़े आपको आने चाहिए, 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 1 से 11 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेकर 1/11 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी ही होगी, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन के क्वेश्चंस।
और 8 नंबर पॉइंट है, आपको बिलीव करना, एक तो कॉन्फिडेंस रखना होगा और बिलीव इन योरसेल्फ। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको एग्जाम के डे तक अपने में कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अपने आप में बिलीव करना है कि मैंने अच्छी तरह तैयारी करी है और अच्छी तरह तैयारी करी है तो मैं पेपर को फोड़ डालूंगा। तो ये सारे जो हैं, ये सारी स्ट्रेटजीज हैं बच्चों, ये सारे प्रयास आपको करने पड़ेंगे। मैं अगेन व्हाट टू डू मैं बता देता हूं। एनटीए का सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, डिलीटेड पोर्शन को कट्टा मारना होगा और जो सिलेबस है उसी की पढ़ाई करनी होगी। दूसरा, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करना होगा, फॉर्मूला बैंक बनाना होगा, पीवाईक्यू की तैयारी करनी होगी, साथ में एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस, ग्राफ और टेबल्स को आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेटास को देखना पड़ेगा, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के लिए पहाड़े वगैरह याद होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन योरसेल्फ से आप इस जंग को जीत जाएंगे। यानी कंफर्म है कि आपके 160 प्लस मार्क्स फिजिक्स में कंप्लीटली आ जाएंगे और कोई तरीका नहीं है बच्चों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो इतनी मेहनत आपको करनी ही होगी, तभी आप इसको सक्सेस कर पाएंगे, ये अचीव कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स। थैंक यू।